नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी टीम पहुंची है केयरवेल होम्यो क्लिनिक सेक्टर 7 नियर कम्युनिटी सेंटर कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में है डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, जिन्होंने एमडी होम्योपैथी में अपनी डिग्री ली हुई है। आइए सर से लाइव मुलाकात करके जानकारी लेते हैं। सर क्लिनिक को कब से रन कर रहे हैं और एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी की कितनी कारगर ज़रूरत है देश में। होम्योपैथी का अपना इतिहास है, एलोपैथी की अपनी इम्पोर्टेंस है। आइए इसी विषय पर अधिक जानकारी लेते हुए सर से मुलाकात करते हैं। पहले मेरी तरफ से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं कुरुक्षेत्र में पिछले 20 साल से लगभग 20 साल से यहीं पर सेक्टर 7 में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं चंडीगढ़ में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में था तथा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में चंडीगढ़ में ही रखता था। अब इतने समय से आपने जैसे पूछा एलोपैथी और होम्योपैथी का क्या फ़र्क है और इसका कहाँ पर क्या स्थान है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। वैसे तो दोनों पैथी का अपनी अपनी जगह अपना अपना इतिहास भी है और अपना अपना रोल भी है। जैसे बहुत हमें, लेकिन मेरी शुरू से अप्रोच तथा मेरे जितने भी जानने वाले डॉक्टर्स हैं मोस्टली सबकी अप्रोच पेशेंट सेंट्रिक रहती है कि पेशेंट के एंगल से देखा जाए किसको किस ट्रीटमेंट में ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। इसमें हमारा मकसद शुरू से यही रहना चाहिए डॉक्टर होते हुए, चाहे उसमें मेरे एलोपैथिक भाई बंधु हैं, चाहे आयुर्वेदिक भाई बंधु हैं या चाहे होम्योपैथिक भाई बंधु हैं, कि हमारा मूल कर्तव्य पेशेंट या मानवता का भला करना है। जैसे कई इमरजेंसीज हैं जिसके अंदर हमें पता है कि होम्योपैथी नहीं अच्छी तरह वर्क कर पाती है, इमीडिएट वर्क नहीं कर पाती है, वहाँ पर हम पेशेंट को डेफिनेटली एलोपैथिक डोमेन में ही भेजना पसंद करते हैं। सर्जरी पार्ट एलोपैथी में ही ज़्यादा कवर हो रहा है, ऑल्दो सर्जरी का सब कुछ मूलभूत सिखाया जाता है, परंतु जैसे उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS है, तो केवल MBBS ही परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे केसेस को उन्हीं के पास भेजा जाता है। परंतु इसके साथ साथ होम्योपैथी का एक बहुत अहम स्थान है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बात आज की डेट में मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि पीछे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज के कारण हर पैथी के अपने कुछ नियम कायदे और उसके पीछे कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं। लेकिन मैं जितने भी डॉक्टर से मिला हूँ, चाहे वो एलोपैथी के हैं, आयुर्वेदिक के हैं, होम्योपैथी में हैं, उनमें बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता है। होम्योपैथी का क्रॉनिक डिजीज़ हो, किसी भी तरह के क्रॉनिक डिजीज़ हो, कुछ ऐसे डिजीज़ जिसमें कि उम्र भर दवाइयाँ चलती हैं, उन सबको कवर करने में जो होम्योपैथी का स्थान है उसका शायद सभी को मालूम भी है और लोगों की अवेयरनेस उसके बारे में बढ़ भी रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं लोगों को ये अवेयर करना चाहूँगा, मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं, तो मेरी अमूमन ये माना जाता है कि होम्योपैथी सिर्फ शायद पुरानी बीमारियां, असाध्य रोगों के लिए ही अच्छी है। परंतु मेरी खुशकिस्मती कहिए या मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर मुझे हर टाइप के तकरीबन मेरी OPD अगर देखी जाए तो एक्यूट केसेस की 70% OPD मेरी एक्यूट केसेस की हैं, जिसमें बुखार, जुकाम, नज़ला, खांसी, डायरिया, बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के, कोई बैक से रिलेटेड और क्रॉनिक डिजीज़, ये सब कवर कर रहे हैं तथा मेरा तथा मेरे पेशेंट्स का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कोविड के बारे में भी, क्योंकि हम अब इस त्रासदी से जूझ रहे हैं और खैर हमें काफ़ी आस मिल रही है देखकर कि भारत इसमें बहुत अग्रणी रूप से आगे निकला है। और मेरे को कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इसके अंदर शायद भारत की अपनी पद्धतियाँ, जिसमें होम्योपैथी जो कि भारत में बहुत एक्सेप्ट हुई है, और आयुर्वेदा का रोल भी रहा होगा, जो एक रिसर्च का विषय है और चल भी रहा है। आयुष डिपार्टमेंट अपने लेवल पर रिसर्च कर रहा है। तो हमने जो अपने पेशेंट्स में तथा हमारी एसोसिएशंस ने जो पाया है, इसमें हमें बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट ना सिर्फ प्रिवेंटिव आस्पेक्ट में मिले हैं बल्कि क्यूरेटिव आस्पेक्ट में भी मिले हैं। हम पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी या उसकी जो
बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा पाए। वही बीमारी जो कई कई दिन लेती है, हमने उसको एक एक दो दिन में नीचे जाके देखा है। अमूमन पहले तो जो पेशेंट ले रहे हैं उनको बहुत अच्छे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट मिले हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को जैसे ही होता है दूसरे लेना शुरू कर दें दवाई तो वो नहीं होता है उनको, या बहुत कम मात्रा में उनको बीमारी पाई जाती है। सेम वे दूसरी डिजीज़, चाहे वो कोई वायरल इलनेसेस है, चाहे वो कोई फंगल इलनेसेस है, इन सब में जो कि रेजिस्टेंट हैं या जिनका एलोपैथी में थोड़ा एंटीवायरल्स उपयोग कम की जाती हैं, या वो उन्हीं केसेस में देने का ज़्यादा चलन है जिनके अंदर जो थोड़े लो इम्यूनिटी के हैं, क्योंकि एंटीवायरल्स का बहुत ही इनिशियल स्टेज में असर आता है। एलोपैथिक एंटीवायरल्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद वो नहीं आता। लेकिन होम्योपैथी शुरू से इन सब वायरल्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट निकालती है, और हमारे एक्यूट आज की डेट में बहुत ज़्यादा वायरल्स से ही हो रहे हैं। तो सर जानना चाहेंगे, लोग जो हैं एलोपैथिक तो अपनी इम्पोर्टेंस रख रही है, होम्योपैथी का अपना है, तो होम्योपैथी की तरफ लोगों का कितना रुझान है, वो कितना इसको कारगर मानते हैं? आजकल के जिस तरह का मॉडर्न टाइम है, लोग इंस्टेंट राहत पाना चाहते हैं किसी भी दर्द से, किसी भी बीमारी से, बहुत जल्दी से हम ठीक हो जाएं। लेकिन जिस तरह से ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन रूट पे वर्क करता है, तो लोगों का कितना रुझान मिल पाता है सर आपको? मैं चंडीगढ़ से यहाँ पर जब आया था तो मेरे मन में भी काफ़ी शंकाएं थी कि यहाँ पर लोगों का क्या रुझान रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में तो हमने देखा था प्रैक्टिस में कि एक एक सेक्टर में बहुत क्लिनिक्स हैं एंड दे ऑल आर रनिंग वेरी वेल। यहाँ आने पर परंतु मेरा जो सामना हुआ वो इतना अच्छा था कि मैं पहले यहाँ एक दिन आ रहा था, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन में भी मेरे को डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी। पेशेंट्स को मैं समय पे छोड़कर मुझे जाना पड़ता था बीच में, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ पहुँचना होता था। तो मुझे पहले ही दिन से लोगों का होम्योपैथी के प्रति रुझान बहुत संतोषजनक और अच्छा मिला है। शायद इसका कारण मेरा अर्बन एस्टेट में बैठना हो सकता है, परंतु ये भ्रम मेरा तब दूर हुआ जब मेरी वाइफ CHC मथाना, जो कि एक थोड़ा रूरल एरिया है, वहाँ पर एज होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर डेब्यूट हुई। तो वहाँ पर भी उन्होंने जब देखा कि पैरेलल एलोपैथी के डिस्पेंसरी में बैठते हैं और इतना अच्छा लोगों का रुझान था, तो उससे वो मेरा मिथ भी दूर हुआ कि शायद इसकी एक्सेप्टेंस रूरल में कम है और अर्बन में ज़्यादा है। मेरे ख्याल अवेयरनेस की कमी या डॉक्टर्स की ना होना एक ज़्यादा बड़ा कारण है। लोगों को अवेयरनेस है, लोग आना चाहते हैं, और ये भी एक भ्रम है कि इसमें बहुत समय लगता है। केवल उन बीमारियों में जो कि क्रॉनिक हैं, जिनके अंदर दसियों सालों में बीमारियां उपजी हैं, उनमें टाइम लगता है। परंतु जैसा मैंने कहा, मेरी 70% OPD एक्यूट्स की है और वो मेरी बढ़ती ही जाती है शुरू से। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम पेशेंट्स को घंटों या दिन में ही आराम दिलाते हैं, ना कि दिनों या हफ्तों में। सो वो हमें भ्रम इसमें, अब मेरे पेशेंट्स में या आमतौर पे जो मेरे पास रेफरल्स आते हैं पेशेंट्स को, उनके मन में ये भ्रम नहीं होता कि ये स्लो एक्टिंग है। हाँ, बीमारियाँ खराब हैं, पुरानी हैं, असाध्य हैं, उनमें समय ज़रूर लगता है। तो लोगों की एक्सेप्टेंस इसके प्रति बहुत ज़्यादा है। केवल डॉक्टर्स की प्रतिशत बजाय बनिस्बत मरीजों के कम है, जिसके कारण इसकी पेनिट्रेशन कम है, उस कारण अवेयरनेस कम है। परंतु जैसे जैसे ये बढ़ेगी, ये बढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो आयुष मंत्रालय है इसका कितना बड़ा योगदान है? जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं या होम्योपैथिक जो एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें आयुष मंत्रालय का कितना योगदान रहता है? प्लीज़ इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। अगर मैं कहना चाहूँ तो पिछले कुछ सालों से आयुष मंत्रालय ने इसके अंदर बेहतरीन काम किया है। इसको स्ट्रीमलाइन करने में, इसको स्ट्रेंथन करने के अंदर, स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आने के अंदर, और वो स्तर सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, स्टेट लेवल के ऊपर राज्य स्तरीय कोशिशें भी बहुत अच्छी चल रही हैं इस बारे में। अगर मैं अपने पढ़ाई के समय या आज से 5-7 साल पहले की बात करूं, तो होम्योपैथी का सर्वाइवल अगर देखा जाए तो केवल और केवल प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और पेशेंट्स के विश्वास के कारण जिंदा रहा है। इसके अंदर मंत्रालय का रोल एक लॉ और इसको एक
विधिपूर्वक एक पैथी स्थापित करने के अंदर तो बहुत रहा है जो, लेकिन 1974 के बाद काफ़ी पीछे हो गया था। इसके एजुकेशन अपलिफ्टमेंट चलती रही, परंतु पेनिट्रेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट का इसको प्रोपेगेट करने के अंदर बहुत बड़ा रोल नहीं था। केवल और केवल इसमें हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और पेशेंट्स, उनके कारण ये पैथी फल फूल रही थी। इसने बहुत तरक्की की है। अगर मैं अपने 1974 या 1960 के बाद के दशकों से देखूं तो बहुत तरक्की की है, जिनमें बहुत नामी डॉक्टरों का हाथ है, जिसके अंदर कलकत्ता, हर स्टेट में आपको 2-3 ऐसे नाम मिलेंगे जिनका कि पेशेंट्स उस शहर के अंदर उस पेशेंट्स को नाम से जानते हैं कि हम डॉक्टर शर्मा के पेशेंट हैं। मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ तो मुझे डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर मोहन का नाम कोई नहीं भूल सकता, उनके जहन से नहीं निकल सकता, जिन्होंने इसको डॉक्टर कैस्ट्रो, JBD कैस्ट्रो होते थे, कॉलेज प्राइवेट एफर्ट्स से खुले और उन्होंने इसको प्रोपेगेट किया, एक मिशनरी के तरह उन्होंने कार्य किया। परंतु उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, उससे आप एक कुछ पेनिट्रेशन तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। ये कार्य पिछले कुछ दशकों नहीं, कुछ सालों में ही 10 साल से अंदर ही, जब से आयुष मंत्रालय ने बहुत स्ट्रेंथली एक सेपरेट डायरेक्टोरेट बनाया है, तब से ये काफ़ी आगे बढ़ा है। और होम्योपैथी, आज ये भी बात कर लेते हैं, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और ये राज्य स्तरीय, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल, तीनों लेवल पे मनाया जाता है। इस बार का इंटरेस्टिंगली इस साल का थीम जो अभी हमारे पास आया है, नहीं हो चुका है, मेरे पास आ चुका है और दिल्ली में इसकी कॉन्फ्रेंस है विज्ञान भवन में, जो 3 दिवसीय कार्यशाला है। और पिछले साल कोविड के कारण ये कैंसिल हो गई थी। हर साल होती है, पिछले 3 साल पहले चंडीगढ़ में हुई थी, मैंने इस साल दिल्ली में ही हुई थी ये पार्टिसिपेट 2016, उसके बाद 2021, 5 साल बाद यूजुअली सेम जगह पर होती है। तो सर इसमें प्रेजेंटेशन देने के लिए या अपने राज्य का नेतृत्व करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों से आकर प्रेजेंटेशन देते हैं और यहाँ पर अपने अनुभव प्राप्त करते हैं। यस, इसके अंदर प्रेजेंटेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए एक टीम बनाई गई है, जो हम अपने पेपर, थीसिस और डाटा देते हैं और उनमें से उस टीम को जो अच्छा लगता है उनको किया जाता है। और इसका मैनुअल निकलता है, LMHI एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, जो इसको होम्योपैथी की सरकारी संस्था सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के साथ समन्वय स्थापित कर एक ये सरकारी कार्यक्रम की तरह प्राइवेट की हेल्प से किया जाता है। दिल्ली के अंदर किया जाता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह संगोष्ठियाँ तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर भी एक करते हैं, जिसमें कि प्राइवेट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है तथा कैंप या दूसरे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इसमें अच्छी तरह से किया जाता है, पिछले कुछ सालों से तो हो रहा है जी, लोगों की अवेयरनेस है इसके प्रति। हाँ, इससे मकसद ये जी। तो सर जैसे कोविड-19 2020 में आए, कईयों ने अपनों को खोया, 2021 में इसकी वैक्सीन आ चुकी। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की भी बात है कि जो वैक्सीन है जिसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, हमारे भारत द्वारा ही निर्मित है। तो सर इसमें होम्योपैथी में इसका कितना कारगर सिस्टम है सर इसके लिए, क्योंकि होम्योपैथी को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि वैक्सीनेशन आ रही है तथा उसके ऊपर सरकार काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रही है। होम्योपैथी में हम पिछले 1 साल से रिजल्ट्स देख रहे हैं और पेशेंट्स को आयुष मंत्रालय भी प्रोवाइड कर रहा है और हम अपने प्राइवेट लेवल के ऊपर भी कैंप्स ऑर्गेनाइज कर नहीं तो अपने लेवल पे जो पेशेंट आते हैं उनको अवेयर करते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी के लिए, तथा अब तो हम इम्यूनिटी से ऊपर बात करते हैं क्योंकि इम्यूनिटी तक ही सीमित नहीं है होम्योपैथी, इसके अंदर सिम्टोमेटिक मैचिंग काफ़ी हो चुकी है अब तक 1 साल के अंदर, और हम काफ़ी सटीक दवाइयों पर पहुंच चुके हैं कि ये दवाई इन लक्षणों में रिसर्च के द्वारा, हाँ जी, रिसर्च या डाटा अवेलेबिलिटी के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पेशेंट को देकर एसोसिएशंस के पास डाटा आ रहा है, प्राइवेट एसोसिएशन जिसके अंदर दे रही हैं, कुछ दवाइयाँ हमें रिकमेंडेशन सेंट्रल काउंसिल से भी आई हैं जिसको कि एसोसिएशंस ने कंसिडर किया है, और कुछ डॉक्टर्स के अपने अनुभवों के आधार पर दवाइयाँ निकाली गई हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2021 में हम पिछले साल के मुकाबले बहुत अधिक प्रिपेयर्ड हैं, इतने अधिक हैं कि हम बहुत आश्वस्त हैं कि किसी को कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। सबको
या तो इस डिजीज़ को कट शॉर्ट या ना होने तक ही सीमित रखा जाएगा। और खुशी की बात यह है कि हर वायरल डिजीज़ जनरली अपनी मारक क्षमता धीरे धीरे खोता है, चाहे वो डेंगू रहा हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू रहा हो। आपने देखा होगा जब ये आए थे, जिस तीव्रता के साथ आए थे, जो डेथ शुरू के सालों में होती थी वो अब उतनी ज़्यादा नहीं है। ये म्यूटेशंस वायरस में आती हैं, कुछ हर्ड इम्यूनिटी इफेक्ट आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नई दवाइयाँ आई जिसके कारण ये बीमारियों की मारक क्षमता कम हुई। वायरस में चेंजेस के कारण ही मारक क्षमता कम होती चली गई। अब आप स्वाइन फ्लू से डेथ नहीं देखते। अब आप डेंगू के कारण जो शुरू में देखा जाता था कि अस्पताल के अस्पताल भरे रहते थे, प्लेटलेट इतने कम जाते थे, अब उसके इतने नहीं हैं। सो वही हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर बाय नेक्स्ट ईयर, इस साल क्षमता मारक बहुत खत्म हो जानी चाहिए और अगले साल तक ये एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड एंड फ्लू की तरह फैल जाना चाहिए। अनडाउटेडली इसमें वैक्सीन्स तथा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का योगदान भी रहेगा। मेरा लोगों से यही कहना है कि इस बारे में सचेत रहें तब तक, जो मास्क की है और जो दूरी की बात की जा रही है उसको हल्के। तो सर, कोविड के लिए होम्योपैथी में क्या इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे अपना लाइफस्टाइल रखें, किस तरह से हम अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंज लाएं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को इस महामारी में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ? देखिए, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है हमें उसे को ही अडॉप्ट करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर अच्छा खाना पीना, जिसके बारे में मंत्रालय ना सिर्फ आयुष बल्कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी लोगों को काफ़ी अवेयर करता है। हमें केवल उनकी सुनकर उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। व्यायाम को कहीं पर भी नीचे का दर्जा ना दें, वो बहुत इसके अंदर कारगर है। आपने देखा होगा केवल ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी मारक क्षमता डाटा के अकॉर्डिंग अपर मिडिल क्लास में ज़्यादा रही है, लोअर क्लास में नहीं रही है। मॉर्बिड, मैं इसमें डेथ की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर केवल एक ही कारण समझ में आता है कि उनका फिजिकल एफर्ट, फिजिकल वर्क उसने उनको बचाया है। सो ये चीज़ हमें एक अंदर से एक मैसेज हमें समझना होगा कि हमें जितना हम फिजिकली फिट होंगे, जितना हम काम करेंगे, जितना हम एफर्ट करेंगे, शायद दौड़ लगाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने घर के काम ज़्यादा करेंगे, उतना ही इस बीमारी के मतलब ख़राब होने से बचा पाएंगे। अगर हम इन्फेक्ट होते भी हैं तो बहुत हल्के में चले जाएंगे। तो वो उसके बारे में थोड़ा खास ख्याल रखें। फिजिकल एफर्ट, अच्छा खाना पीना, दूरी, हाथ की सफाई, ये सब ही मैं बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर, आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल जब के मध्य आया, बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक हमने आपसे जानकारी ली होम्योपैथी पर। तो सर, आज का जो युवा है, युवा को इस होम्योपैथी शिक्षा के प्रति आप किस तरह से एक अपील या मैसेज करना चाहेंगे कि वो इसको भी अपने, जिस तरह से लोग डेंचर के लिए, आइज़ के लिए इस तरह से डिग्रीज लेने के बाद स्टूडेंट्स हैं वो अपना फील्ड बनाते हैं, करियर बनाते हैं, तो आयुष मंत्रालय के साथ जिस तरह से होम्योपैथिक जो डिपार्टमेंट है मिलकर बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहा है, तो युवाओं से किस तरह की अपील करेंगे कि वो इसको भी अपना एज ए करियर अच्छे तरीके से चूज़ करें? नहीं, इसके बारे में मेरा यही कहना है कि अभी भी युवा इसे करियर की तरह अडॉप्ट कर रहे हैं, परंतु मैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट भी रहा हूँ और उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए भी रहा हूँ। मैं अपना चंडीगढ़ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बतौर लीडर तक की पोस्ट पे काम किया है, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा इसके अंदर युवाओं से पहले सरकारों से निवेदन है कि वो इसमें नौकरी के उचित प्रावधान करें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर इसमें मैं भी हूँ या मुझे किसी को वो करना हो, तो मुझे सबसे पहले ये दिखता है कि करने के बाद आपके पास रोजगार क्या है। हर स्टूडेंट, हर माँ बाप और हर व्यक्ति अपने लिए एक प्राइवेट क्लिनिक खोले और उसको आगे प्रोपेगेट करे, इतनी क्षमता नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पेरेंट्स के मन में आता है जब वो किसी भी डिग्री कोर्स के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें यही दिखता है कि क्या इसके बाद मेरे बच्चे को रोज़गार मिलेगा। स्वरोजगार में बहुत पोटेंशियल है होम्योपैथी का। मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, मैं अपने कलीग्स को देखता हूँ, परंतु फिर भी इसमें महिलाएं हो गई या
कुछ कमज़ोर तबके से आने वाले स्टूडेंट हो गए जो बहुत चाहते हैं, परंतु उन्हें ये दिखता है मेरे को उसी दिन एक 20,000 रुपये की दुकान लेनी पड़ेगी, 5 लाख की पगड़ी देनी पड़ेगी, उसके बाद प्रैक्टिस करने में किराया निकालना पड़ेगा। ये सब एक ऐसे एफर्ट हैं जिसको कि करते हुए हर एक को सोचना पड़ता है। ये एक मैंने मुख्यतः कारण देखे हैं लोगों के इससे चाहते हुए भी पीछे होने के। तो इसके बारे में युवा या मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, हमें देखकर वो मोटिवेट भी होते हैं, परंतु उन्हें जब डाटा का पता चलता है कि नौकरियां शायद एक पूरे बैच में से 2 स्टूडेंट को भी नहीं मिलती हैं, कई सालों से वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, उसको भरने की ज़रूरत है। मैं इस बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि अब स्थिति बदली हुई है पिछले 5-7 सालों में। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। मेरी वाइफ खुद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में काम करती है, CHC लेवल तक आ गई है। इसे और पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है, PHC लेवल तक ले जाने की ज़रूरत है, जो प्रोजेक्ट अभी थोड़ा रुका हुआ है। तो उसके साथ साथ मेरा ख्याल है हमें युवाओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये काम असंभव हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग खुद ठीक होते हैं, उनके बच्चे इससे प्रेरित होते हैं, खुद लोग प्रेरित होते हैं, परंतु उन्हें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खलती है वो नौकरी है। वो अगर किसी तरह पूरी हो जाए तो मुझे नहीं लगता इसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी है। इस प्रकार एजुकेशन बहुत स्टैंडर्डाइज कर चुकी है और इसके पैमाने काफ़ी ऊपर ले जा चुके हैं। बहुत बहुत सर आपका हार्दिक धन्यवाद। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, आगे भी आपको लाइव और खास मुलाकात में घर बैठे ही अलग अलग डॉक्टर्स की विजिट करा के उनके अनुभवों को आप तक